इमेजिन आप एक दिन उठते हैं और सारी स्क्रीन्स पर सिर्फ एक न्यूज है, डॉलर डोमिनेंस चैलेंज्ड। The US dollar dominates global trade. India urged BRICS countries to use Indian rupees for trade, challenging US dollar dominance. The de-dollarization campaign. It's a real thing now. About ditching the US dollar. More fear in the heart of the US government. डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है। ग्लोबली 80% ट्रेड की इनवॉइसिंग सिर्फ और सिर्फ डॉलर के अंदर होती है और आज इंडिया उसके अगेंस्ट खड़ा है। लेकिन ये पूरी तरह से सच है। ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल वॉर है और इंडिया इस वॉर को लीड कर रहा है और ये बड़ा कदम इंडिया ने बहुत ज़्यादा सोच समझ के उठाया है। इंडिया रशिया के साथ हमेशा से ऑयल ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक दिन अचानक यूएस आ जाता है और वो बोलता है कि हम इस ट्रेड की वजह से इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे, और वो भी ये कहकर कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद कर वॉर को सप्लीमेंट कर रहा है अगेंस्ट यूएस। मतलब व्हाट? अब थोड़ा फैक्ट चेक करते हैं। इंडिया ने रशिया से 38% क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है, बट ऑन द अदर हैंड चाइना का ये इंपोर्ट 47% तक है। बट क्या उनके ऊपर टैरिफ लगा? ऑफ कोर्स नॉट। एंड नॉट ओनली दिस, ये जो सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज है जिन्होंने रशिया के ऊपर भर भर के सैंक्शंस लगाए थे और यूक्रेन को ग्लोबली बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, वो भी यूरोप से भर भर के नेचुरल गैस और पाइप्ड गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यूएस ने इन सब के ऊपर एक चू तक नहीं बोली और यूएस का ये मूव उसकी हिपोक्रेसी ही नहीं बल्कि उसका बुलिंग नेचर भी दिखाता है और जिसके आगे अब इंडिया झुकने के लिए रेडी नहीं है। और अब इंडिया यूएस वॉर सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक केस स्टडी बन चुकी है जिसमें जियोपॉलिटिक्स, करेंसी, स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक्स, मार्केट इंपैक्ट और साथ ही साथ आपकी और मेरी लाइफ भी इन्वॉल्व है। और आज के इस पूरे वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ, इंडिया ने इस चीज के ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड किया और कौन से मार्केट सिग्नल्स इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So let's start with the biggest question कि ये डॉलर इतना इंपॉर्टेंट और इतना पावरफुल है क्यों? क्योंकि अगर आपने इसकी स्ट्रेंथ समझ ली तो इंडिया के मूव्स और इनका इंपैक्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अगर इस पूरी स्टोरी को समझें तो यूएस डॉलर की मोनोपोली शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब यूरोप और जापान पूरी तरह से तबाह हो गए थे और यूएस के पास दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स बचे हुए थे। और क्योंकि इतना सारा रिजर्व उनके पास था तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने यूएस डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी बना दिया और बाकी सारी करेंसीज को यूएस डॉलर के साथ में पेग कर दिया। मतलब डॉलर ट्रेड और इंटरनेशनल फाइनेंस की बैकबोन बन चुका था। ऑयल, व्हीट, गोल्ड, ये सारी कमोडिटीज यूएस डॉलर के अंदर ही प्राइस होने लगी और उसी में ट्रेड होने लगी। लगभग 50 से 85% ऑफ ग्लोबल ट्रेड डॉलर में इनवॉइस होता है और इसीलिए यूएस डॉलर को मिलता है एक एक्सॉर्बिडेंट प्रिविलेज। अब इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकता है और दुनिया फिर भी उसके बॉन्ड्स खरीदेगी। अब एक रीसेंट एस्टिमेट कहता है कि यूएस डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस यूएस गवर्नमेंट के डेट को 22% तक सस्टेनेबली बढ़ा देता है। नाउ टू पुट दिस सिंपली, यूएस डॉलर दुनिया का रिजर्व करेंसी है और वो अपनी जीडीपी से भी 22% ज्यादा तक लोगों से और दुनिया से बोरो कर सकता है। मतलब डॉलर होने की वजह से यूएस गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ मनी बन जाता है। अब अभी तक डॉलर पेमेंट का शेयर अमेरिका में लगभग 96%, एशिया पैसिफिक में लगभग 74% और बाकी की दुनिया के अंदर लगभग 79% के आसपास था। और इसी के साथ डॉलर की स्ट्रेंथ का एक प्रूफ ये भी है कि यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है, जहां पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का एफडीआई है दुनिया की बाकी किसी भी कंट्री से कहीं गुना ज्यादा। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो रहा है क्योंकि जहां पहले डॉलर की डोमिनेंस पूरे ग्लोबल लेवल पर 75% की थी, अब ये अराउंड 58% ऑफ ग्लोबल रिजर्व बन चुका है और लास्ट 6 महीने में डॉलर ने अपनी वैल्यू 10% से ज्यादा लूज की है एंड दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ डॉलर इन द लास्ट 50 years। इन्वेस्टर्स अब यूरो, येन, स्विस फ्रैंक, गोल्ड और ऑफ कोर्स इंडियन रुपीस के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट्स द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दिस? इट्स डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ। ट्रंप के टैरिफ्स, अनप्रेडिक्टेबल फेड पॉलिसीज और यूएस का अग्रेसिव स्टैंस पूरे मार्केट के कॉन्फिडेंस को हिला रहा है। मूडीज ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग को AAA से शिफ्ट करके AA1 तक कर दिया है। अब AAA रेटिंग का मतलब है हाईएस्ट क्वालिटी और AA1 भी कोई बहुत बुरा नहीं है, इट्स स्टिल गुड, बट थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो जाता है कि यूएस अपना पूरा डेट पे करेगा। वैसे यूएस का करंट डेट $37 ट्रिलियन है जिसके ऊपर यूएस $950 बिलियन का इंटरेस्ट पे करता है। मतलब जितना बड़ी बड़ी कंट्रीज की इकोनॉमी नहीं होती उससे ज़्यादा तो यूएस खाली ब्याज देता है। लेकिन सोचो ये पूरी की पूरी मोनोपोली चेंज हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है और यहीं पर इंडिया आता है और इंडिया इसके अंदर अब गेम चेंज कर रहा है।
और इसमें इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं और इसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, ये सब कुछ मैं आपको आगे के इस वीडियो में बताऊंगा। पर उससे पहले वी नो कि यूएस का इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाना कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2018-19 में ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट पर 10 से 25% तक का टैरिफ लगाया था, जिससे 2.3% इंडियन एक्सपोर्ट हिट हुआ था। रिजल्ट्स, इंडिया की स्टील और एल्यूमिनियम की डिमांड गिर गई, फार्मा एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक्स्ट्रा स्कूटरी लगा दी गई और बायलैटरल टॉक्स भी फ्रीज हो चुके थे। अब इसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट तो सिंपल था, रुपये की वैल्यू के ऊपर प्रेशर पड़ा, एक्सपोर्ट्स हिट हुए और कॉर्पोरेट्स ने अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि यूएस टैरिफ से लगभग 60% तक एक्सपोर्ट हिट होगा, मतलब $48.2 बिलियन का नुकसान हो सकता है। और अब ये सिग्नल है कि यूएस ट्रेड को एक वेपन की तरह यूज करता है और इसका अंदाजा इंडिया को पिछली बार ही लग चुका था और इसीलिए इंडिया ने उन्हीं के इस वेपन को उनके अगेंस्ट यूज करके एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो कैसे? वेल लेट्स सी। यूएस का प्रेशराइज करने के बाद इंडिया ने सिर्फ रिएक्ट नहीं किया बल्कि एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी बनाई ताकि अगली बार ऐसा कोई अगर मूव हो तो उसको वो काउंटर कर सके और इस स्ट्रैटेजी का नाम था डॉलर बाईपास स्ट्रैटेजी। अब अगर मैं इसको सिंपली समझाऊं तो अगर यूएस हम पे प्रेशर डाल रहा है तो हमारे जितने भी ट्रेड्स हैं उनको यूएस डॉलर में सेटल करने की बजाय हम रुपी या कोई और ऑल्टरनेटिव करेंसी के अंदर सेटल करेंगे और इसी का पूरा प्लान इंडिया ने बनाया। और इस चीज का पहला स्टेप था रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना और उसको सेटल करना इंडियन करेंसी के अंदर, इंडियन रुपीस के अंदर। 2023 तक इंडिया ने रशिया से लगभग 50 बिलियन से ज्यादा का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है और इसका एक बड़ा हिस्सा आईएनआर के अंदर, इंडियन रुपीस के अंदर सेटल किया है। अब इसका मतलब यह है कि इंडिया अपनी डिपेंडेंसी यूएस डॉलर के ऊपर कम कर रहा है और यूएस का जो इंपैक्ट और जो कंट्रोल है उसको भी अवॉइड कर रहा है। दूसरा स्टेप था पार्टनर बैंक ने वोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट्स खोले। ये अकाउंट्स बेसिकली एक तरह के लोकल करेंसी वॉलेट्स हैं जो अलाउ करते हैं अपने पेमेंट्स और सेटलमेंट्स को लोकल करेंसी में करने के लिए बिना डॉलर के बीच में आए। साथ ही ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम डेवलप किए गए जिससे ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करके डायरेक्टली पेमेंट्स कर सके। तीसरा स्टेप था आरबीआई ने डिजिटल रुपी सीबीडीसी के क्रॉस बॉर्डर पायलट स्टार्ट किए। इसमें सेटलमेंट फास्ट और चीप हो गया। पहले इंटरनेशनल पेमेंट्स में कैसे दिनों तक लग जाते थे और कॉस्ट भी काफी ज्यादा हाई होती थी, लेकिन अब पैसा सेकंड्स में और लो कॉस्ट में मूव कर सकता है। लेकिन इस मूव का जो सबसे बड़ा स्टेप है वो आरबीआई ने उठाया और वो है नॉन रेसिडेंट्स के लिए रुपी बैलेंस को इन्वेस्टेबल बनाना। मतलब जो पैसा एनआरआईज इंडिया के अंदर बेचते थे अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए, अब सिर्फ सेविंग अकाउंट में जाने के बदले इन्वेस्टमेंट्स और बॉन्ड्स के अंदर भी जा सकता है। अब इससे होगा क्या? इंडिया के बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी और हमारी डिपेंडेंस एफडीआईज के ऊपर कम हो जाएगी और अगर ये हुआ तो इंडियन बॉन्ड्स विल बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर द ग्लोबल बायर्स। और सिर्फ बॉन्ड्स ही नहीं, इंडिया की जो पहले डिपेंडेंसी थी ट्रेड और करेंसी में वो भी अब ऑप्शनैलिटी में बदल गई है और इस ऑप्शनैलिटी ने डॉलर की मोनोपोली को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया है। अब इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि अपने ट्रेड और फाइनेंशियल सिस्टम्स को फ्यूचर के लिए रीशेप कर रहा है। अब फोकस करते हैं बड़े पिक्चर पे। ब्रिक्स प्लस के पास दुनिया की 40% से ज्यादा पॉपुलेशन है और जीडीपी पीपीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और परचेसिंग पावर पैरिटी में हम ऑलरेडी यूएस को क्रॉस कर चुके हैं और कमोडिटीज का कंट्रोल भी हमारे पास है, जैसे कि ऑयल रशिया और सऊदी अरेबिया के पास है, एग्रीकल्चर ब्राजील के पास है और मिनरल साउथ अफ्रीका और इंडिया के पास है। तो सोचिए अगर ये स्केल और रिसोर्सेज कंबाइन होते हैं तो एक नया करेंसी ऑर्डर बन सकता है। लोकल करेंसी इनवॉइसिंग, करेंसी स्वैप लाइंस और ब्रिक्स पे का मतलब सिंपल है, डॉलर का ग्रिप अब धीरे धीरे लूज पड़ता जा रहा है और ये स्लिप ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक अर्थक्वेक का काम करेगा। लेकिन सुनने में जितना ये आसान लगता है, इंडिया के लिए ये जर्नी अभी इतनी भी इजी नहीं। रुपये के पास ग्लोबल लिक्विडिटी और ट्रस्ट जितना यूएस या चाइनीज युआन या यूरो के पास है उतना नहीं है अभी तक। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट स्ट्रक्चरल रुपये भी डिमांड को लिमिट कर देता है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि ब्रिक्स के अंदर अभी थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है। कंट्रीज जैसे रशिया, इंडिया, चाइना, इन सबके इंटरेस्ट एक साथ ज्यादातर अलाइन नहीं होते हैं और यूएस के पास आज भी सैंक्शंस, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लेवरेजेस और फाइनेंशियल प्रेशर्स की टैक्टिक्स बचे हुए हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद भी इंडिया का ये शिफ्ट अब इररिवर्सिबल दिख रहा है और इंडिया के कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिसको इसका डायरेक्ट फायदा दिखना शुरू भी हो चुका है। अब इस शिफ्ट का सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वो इंडिया के फाइनेंस और ट्रेड सेक्टर के ऊपर पड़ेगा। इंडियन रुपी सेटलमेंट और ब्रिक्स पेमेंट का मतलब है कि हमें ट्रेड करने के लिए नए पेमेंट रेल्स बनाने पड़ेंगे। यूपीआई जो इंडिया का गिफ्ट है पूरी दुनिया को, वो 10 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका है। नाउ इमेजिन यूपीआई एंड ब्रिक्स पे का कॉम्बिनेशन, ये बनेगा एक एशिया वाइड डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन। एनर्जी इंपोर्टर्स जैसे कि आईओसी, ओएनजीसी को डॉलर का रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा
अगर ऑयल इंडियन रुपीस में सेटल होगा तो फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी का रिस्क भी घटने वाला है। एंड बाय द वे एक्सपोर्टर्स, अगर आप टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी के लिए इंडियन रुपीस की इनवॉइसिंग करते हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का हेजिंग का कॉस्ट भी आपका बच सकता है, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ने वाली है। और इसी के साथ साथ कमोडिटीज और गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि डॉलर के ऊपर डोमिनेंस कम हो रहा है। मतलब अब तक जो एक जियोपॉलिटिकल मूव दिख रहा था वो एक फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी बन रहा है। अब इस कहानी के अंदर एक और ट्विस्ट आ गया है। जैसे ही यूएस ने अपने अंदाज बदले, इंडिया ने भी अपना फ्रंट बदल लिया है। वैसे कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और इसीलिए इंडिया और चाइना के बीच 7 सालों के बाद अब एक दोस्ती का हाथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या चाइना हमें वापस कभी धोखा नहीं देगा, ये सब तो आने वाला वक्त बताएगा। बट वी नो व्हाट हैपेंड इन एससीओ समिट इन चाइना, और वहां से इंडिया चाइना ने ऐसे 5 हाईलाइटिंग पॉइंट्स दिए हैं। पहला है इंडिया चाइना रीसेट। मोदी और जी ने बॉर्डर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फ्लो रिज्यूम करने का अग्रीमेंट किया है। इसका फायदा इंडिया को ट्रेड और टूरिज्म दोनों में ही मिलने वाला है। दूसरा है एससीओ डेवलपमेंट बैंक। अब ये नया बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंड करेगा। इससे इंडिया की कंपनीज को रीजनल प्रोजेक्ट में काम मिलने के चांसेस मिल जाएंगे। तीसरा है एनर्जी कॉर्पोरेशन रोड मैप। 2030 तक एनर्जी कोलैबोरेशन स्ट्रेंथन होगा। इंडिया को डाइवर्सिफाइड इंपोर्ट्स और रिन्यूएबल वेंचर्स का बेनिफिट मिलेगा। चौथा है एससीओ एक्सपेंशन। अब इसमें लाओस को पार्टनर बनाया गया है, जिससे इंडिया को नए मार्केट्स और रीजनल इन्फ्लुएंस का मौका मिलेगा। सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, एंटी ड्रग कॉर्पोरेशन में नए सेंटर्स बनेंगे, और इससे इंडिया को जो रीजनल स्टेबिलिटी और कोलैबोरेशन मिलेगा उसका तो सोचो। 2 राइवल्स जो एक दूसरे के साथ बॉर्डर टेंशन में हैं, वो भी डॉलर बाईपास के लिए अलाइन हो रहे हैं। ये अपने आप में कितना बड़ा मूव है। इंडिया और चाइना पूरी दुनिया की 34% से ज्यादा पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं, मतलब 1/3 ऑफ द वर्ल्ड तो सिर्फ हम दोनों कंट्री से ही बना है। और ये बात सिर्फ ब्रिक्स की नहीं है, ये एक ब्रॉडर एशियन करेंसी अलायंस की शुरुआत है। और अगर पूरा एशिया अलाइन हो गया तो डॉलर की ग्रिप और ज्यादा जल्दी स्लिप होगी। अब सवाल ये उठता है कि आप इन सब में कहां खड़े हैं और आपको किन सिग्नल्स को ध्यान से देखने की जरूरत है टू सेव योर इंटरेस्ट। अब अगर 2030 तक इंडिया के 15 से 20% ट्रेड्स भी इंडियन रुपीस के अंदर सेटल हो गए तो ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होने वाला है। ब्रिक्स पे अडॉप्शन और ऑयल डील्स इन इंडियन रुपीस, आरबीआई का सीबीडीसी क्रॉस बॉर्डर रोल आउट और यूएस ट्रेजरीज के फॉरेन होल्डिंग्स और इंडिया के इंडियन रुपीस का एसेट फ्लो, ये सब सिग्नल्स हैं जो सिंबॉलिक से स्ट्रक्चरल बनने चाहिए। जब ये सिग्नल्स स्ट्रक्चरल बनेंगे तभी मार्केट्स में असली अर्थक्वेक होगा। यूएस का ये सारा का सारा प्रेशर इंडिया को वीक करने के लिए था, लेकिन वही अब इंडिया के स्ट्रैटेजिक पिवट का कैटलिस्ट बनने वाला है। और ये कोई ओवरनाइट डॉलर कोलैप्स की स्टोरी नहीं है, ये एक मल्टी करेंसी वर्ल्ड का एवोल्यूशन है। इंडिया का क्लियर ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें डिपेंडेंसी नहीं, ऑप्शनैलिटी चाहिए। और जब ये सारे के सारे माइलस्टोन्स हिट होंगे, जैसे कि ब्रिक्स पे अडॉप्शन, इंडियन रुपी ऑयल इनवॉइसिंग, ट्रेजरी फ्लो, तभी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एक नए ऑर्डर में एंटर करेगा। दोस्तों, अगले 5 से 10 साल सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के नहीं बल्कि फाइनेंशियल जियोपॉलिटिक्स के होने वाले हैं, और आप और हम मिलके इसको विटनेस करने वाले हैं। और जो लोग अभी से इन सारे सिग्नल्स के ऊपर ध्यान देंगे वही आने वाली दुनिया में फाइनेंशियल एडवांटेज को अचीव कर पाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या आप इस शिफ्ट के लिए रेडी हो? क्या आप अपने बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो को फ्यूचर प्रूफ बना रहे हो, या सिर्फ अलग अलग न्यूज चैनल्स को चेंज कर रहे हो? अगर आपको ये पूरा एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो हिट द लाइक बटन। कमेंट्स में हमें बताओ कि आप कौन से सेक्टर्स और कौन से सिग्नल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहेंगे अपने आने वाले फ्यूचर के लिए इन दिस जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इनसाइट्स रेगुलरली लेकर आते रहें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग विद अपसर्च। सी यू गाइस सून।